अभ्यर्थी बैट्समैन है, आयोग बॉलर है। तो इसी से आप समझ लीजिए कि आप पूछ रहे हैं कि भाई आप कौन सी गेम खेलोगे। इस सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी ADO की परीक्षा कब तक आयोजित की जाएगी? गलतफहमी में नहीं रहे कि इतना लिमिटेड पढ़ाई कर लेंगे या थोड़ा टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेंगे तो इससे हम कंपटीशन में मेरा हो जाएगा। तैयारी 4 परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया कब से आरंभ की जाएगी? नमस्कार, मैं सिमरन। स्वागत है आप सभी का आज की इस खास बातचीत में। 4 सितंबर को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े प्रश्न अभ्यर्थियों से सोशल मीडिया के माध्यम से #AskBPSC के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे। आयोग को अभ्यर्थियों से बड़ी संख्या में प्रश्न प्राप्त हुए प्रश्नों में से हमने कुछ रिपीटेटिव और मुख्य प्रश्नों का चयन किया है। इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री राजेश कुमार सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों से #AskBPSC के माध्यम से उनके कुछ प्रश्नों को आमंत्रित किया था और आयोग को बहुत बड़ी संख्या में प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ प्रश्न जो काफी रिपीटेटिव थे उनका हमने चयन किया है और आज हम उन पर चर्चा करना चाह रहे हैं। सर, हमारा सबसे पहला सवाल जो है वो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी ADO से रिलेटेड है। सर, अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी ADO की परीक्षा कब तक आयोजित की जाएगी? सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा की तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है। परीक्षा तिथि निर्धारण समिति की बैठक शीघ्र ही आयोजित की जाएगी। उसके बाद आयोग की वेबसाइट पर उसको अपडेट कर दिया जाएगा और वेबसाइट पर बता दिया जाएगा कि परीक्षा कब आयोजित की जाएगी। सर, हमारा अगला सवाल तैयारी 4 परीक्षा से रिलेटेड है। तैयारी 4 परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया कब से आरंभ की जाएगी? देखिए, आयोग को जब तक किसी परीक्षा की अधियाचना प्राप्त नहीं होती है, आयोग अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। कोई अधियाचना तैयारी 4 की प्राप्त होते ही उसके बारे में सभी चीज आयोग की वेबसाइट पर जैसे विज्ञापन प्रकाशन, परीक्षा तिथि वगैरह प्रकाशित कर दी जाएगी। सर, हमारा अगला सवाल है सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के संदर्भ में अधिमानता वेटेज का प्रावधान क्यों किया गया है? देखिए, आयोग किसी प्रावधान को स्वयं नहीं करता है। ये प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है क्या पात्रता होगी, क्या पाठ्यक्रम होगा, क्या अधिमानता दी जाएगी किसी अभ्यर्थी को। ये प्रशासनिक विभाग निर्धारित करता है। तो आयोग की तरफ से आयोग का इसमें कोई रोल नहीं है। ये सरकार की नीति से संबंधित है। सर, हमारा अगला सवाल है एकीकृत 17वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के निबंध विषय में हिंदी भाषा में प्राप्त उत्तर को अंग्रेजी भाषा की तुलना में अधिक अंक दिए जा रहे हैं, जैसा कि 69वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में हुआ था। क्या यह सूचना सही है? नहीं, यह सूचना पूरी तरह से आधारहीन, काल्पनिक और भ्रामक है। ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसा लिखता है वैसा ही अंक उसको उपलब्ध कराया जाता है एग्जामिनर द्वारा। ये अलग बात है कि अगर एक ही प्रश्न को 3-4 परीक्षक जांचेंगे तो 1-2 नंबर का अंतर हो सकता है, लेकिन भाषा के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन या ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। और इस बात को हम लोगों ने ध्यान में रखा है कि एक प्रश्न को अगर एक से अधिक परीक्षक जांच रहे हैं तो उनके हाईएस्ट और लोएस्ट, अधिकतम और न्यूनतम दिए जाने वाले अंक में ज्यादा वेरिएशन न हो। हमने इसका भी ख्याल रखा है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। ये सूचना बिल्कुल भ्रामक और गलत है। आयोग द्वारा परीक्षाओं को पारदर्शी रूप में सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ और लिखित परीक्षा के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। प्रश्न पत्र मल्टीपल सेट में तैयार किए जाते हैं और रैंडम तरीके से वो परीक्षा में भेजे जाते हैं। इसके अलावा आयोग जैमर, CCTV और बायोमेट्रिक उपस्थिति के माध्यम से परीक्षा की शुचिता को सुनिश्चित करता है। सभी OMR और आंसर की को पारदर्शी तरीके से सभी स्टूडेंट को उपलब्ध करा दिया जाता है ताकि वो अपना रिस्पॉन्स कोड, OMR शीट और आंसर की देख लें, मिलान कर लें, किसी को कोई शिकायत नहीं है। इसके लिए
पूरा ख्याल रखा जाता है। फर्जी या बनावटी शिकायतों को दूर करने और सही मायने में जो किसी की कोई शिकायत है उसके लिए पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल हम लोग हर एग्जाम के बाद लॉन्च किए रहते हैं, जिसमें अभ्यर्थी 48 घंटे के भीतर एफिडेविट के साथ अपना शिकायत दे सकता है, जिसको हम लोग जाँच कराते हैं बात करके की शिकायत सही है। सर, हमारा अगला सवाल है एकीकृत सत्तरवीं से रिलेटेड। तो अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि एकीकृत सत्तरवीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा की अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिका अनइवैल्यूएटेड आंसर बुक कब तक वेबसाइट पर उपलब्ध की जाएगी? उम्मीद करता हूँ कि नवंबर के दूसरे सप्ताह तक अनइवैल्यूएटेड आंसर बुक जो है वो आयोग के अभ्यर्थी के लॉगिन में डाल दिया जाएगा। सर, बीपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर हमेशा अभ्यर्थियों का एक सवाल रहा है, क्या यह अधिकतर अवधारणा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है या तथ्यात्मक फैक्चुअल बेस्ड होता है? देखिए, परीक्षा जो है, अब जैसे 4,70,000 लोगों ने फॉर्म भरा और 3,03,000 लोग अपियर हुए, जबकि हमें 13,000 के लगभग ही अभ्यर्थियों को लेना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, पीटी परीक्षा जो है, प्रारंभिक परीक्षा, वो केवल एलिमिनेट करने का प्रोसेस है, इसके मार्क्स फाइनल चयन में जुड़ते भी नहीं है। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जो है मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार है, इसीलिए उन दोनों के मार्क्स को जोड़ करके अंतिम रिजल्ट दिया जाता है। तो पहले हम ये आपको बता दें कि हम अपनी स्ट्रैटेजी स्टूडेंट को नहीं बता सकते। स्टूडेंट को सब चीज पढ़ना है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर गांधी जी सिलेबस में दिया हुआ है तो एक साधारण सा सवाल कि गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे वो भी हम पूछ सकते हैं, या थोड़ा कठिन सवाल भी पूछ सकते हैं कि उनका आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में क्या रोल रहा, या उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी आज के जमाने में रेलेवेंट है कि नहीं, अगर है तो कितना है, क्या है, इसकी समीक्षा। हम कुछ भी पूछ सकते हैं, स्टूडेंट को सब पढ़ना है। अगर हम पैटर्न की कंसेप्चुअली पूछेंगे या फैक्चुअल पूछेंगे, ये बता दें, तो फिर कंपटीशन टफ होता है। हमें स्टूडेंट को लेना है वैसे स्टूडेंट को जो सब पढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। सेलेक्टिव पढ़ने वाले स्टूडेंट को नुकसान हो सकता है, तो ये चीज़ हम पहले से नहीं बता सकते। इसको मैं ऐसे समझाना चाहूँगा, स्टेट लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, या गली में भी जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बैट्समैन कभी नहीं पूछता है बॉलर से कि आप किस तरह की गेंद फेंकोगे। हम शॉर्ट की गेंद भी फेंक सकते हैं, हम फुल टॉस भी दे सकते हैं, हम बाउंसर गेंद भी दे सकते हैं। अगले एग्जाम में हम कोई और भी स्पिन बॉल दे सकते हैं, पेस बॉल दे सकते हैं। तो ये बॉलर की स्ट्रेटजी होती है। अभ्यर्थी बैट्समैन है, आयोग बॉलर है, तो इसी से आप समझ लीजिए कि आप पूछ रहे हैं कि भाई आप कौन सी गेंद फेंकोगे। हमारा कोई पैटर्न नहीं। अगर हम इस बार शॉर्ट पिच दिए तो अगली बार बाउंसर दे देंगे, उसके अगली बार स्पिन दे देंगे, उसके बाद आपको बेस बॉल दे देंगे। आपको प्रैक्टिस करना है सभी गेम पर खेलने का, आपको सब कुछ पढ़ना है, आपको सब तरह की गेम पर खेलने की प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें हम बता नहीं सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न हम पूछने जा रहे हैं। आपको तैयार है, नहीं तो फिर आप एलिमिनेट हो जाएंगे। सर, परीक्षा केंद्र आवंटन की प्रक्रिया, एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट प्रोसेस क्या है? कई बार परीक्षा केंद्र दूर क्यों दिए जाते हैं? अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि क्या अलॉटमेंट प्रोसेस है। कई अभ्यर्थियों का यह कंप्लेन रहा है कि उनका सेंटर काफी दूर दिया जा रहा है। देखिए, परीक्षा केंद्र आवंटन में सबसे पहले हम दिव्यांग अभ्यर्थियों को देखते हैं। जो दिव्यांग, उसमें भी जो प्रदेश के बाहर के दिव्यांग हैं उनको अलग किया जाता है, और प्रदेश के जो दिव्यांग हैं उनको अलग किया जाता है। उनको होम सेंटर दिया जाता है। उसके बाद महिलाओं को हम देखते हैं, महिलाओं को यथासंभव अपने गृह जिले के अगल बगल के जिले को हम लोग देते हैं। और हालांकि 90% 85% हो पाता है। अगर वो जिला भर गया तो हमें आगे के भी जिला को देना होता है। पुरुष अभ्यर्थी के मामले में हम बिल्कुल रैंडम तरीके से सॉफ्टवेयर से आवंटन करते हैं केंद्रों का, जिलों का और परीक्षा केंद्रों का। उसमें बिल्कुल रैंडम तरीके से उसी तरह से सॉफ्टवेयर से आवंटन होता है जिस तरह से चुनाव के समय पेट्रोलिंग स्टेट या जो पोलिंग पार्टी होती है, जो
जो बूथ पर जाती है बिल्कुल रैंडम तरीके से उनका बूथ आवंटित होता है, उसी तरह हम भी रैंडम तरीके से आवंटित करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। उससे क्या मतलब है, प्रतीक के लिए दूरी क्या होती है। मैं जिस एग्जाम में कम्पीट किया था, पूरे पटना का सेंटर उठा के जमशेदपुर दे दिया गया था। हम लोगों ने जमशेदपुर जाकर परीक्षा दी थी। कोई दूरी से क्या मतलब है। आयोग का पूर्व में यह अनुभव रहा है कि पुरुष अभ्यर्थियों को बगल के जिला देना या महिला अभ्यर्थियों को गिनती जिला देने में विवाद उत्पन्न हो गया और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कभी कभी हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो आयोग ने अनुभव के आधार पर जो तरीका निकाला है, उसमें यही है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को हम कोशिश करते हैं कि नई जिला दे दें, महिला अभ्यर्थियों को अगल बगल का जिला दे दें और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कोई बिल्कुल रैंडम तरीके से जिला बना। सर, हमारा आज का आखिरी सवाल है। उम्मीदवारों का मानना है कि प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग 1 माह पूर्व उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आयोग इसे जल्दी क्यों नहीं जारी करता है? देखिए, पास्ट में ही आयोग को अनुभव अच्छा नहीं रहा है। काफी पूर्व से यह बता देना कि किस केंद्र पर किस परीक्षार्थी को जाना है, तो वैसी स्थिति में कई बार अब ये घटनाएं हुई है। हाँ, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि 10 से 12 दिन पूर्व परीक्षार्थी को कम से कम जिला बता दें। केंद्र का नाम तो 48 या 72 घंटे पूर्व ही बताया जाएगा, लेकिन जिला हम प्रयास कर रहे हैं कि 12 दिन पहले हम बता दें, और इसके लिए आयोग ने इसका प्रस्ताव विचारा नहीं किया। सर, आखिरी में अभ्यर्थियों के लिए कोई संदेश अगर आप दे सके? मैं सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि सिलेबस जो किसी परीक्षा का है उसे अच्छे से पढ़ें। सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें। कोई भी अभ्यर्थी गाइडेंस कहीं से भी ले सकता है। कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई कोचिंग संस्थान हो सकता है, कोई सीनियर हो सकता है, लेकिन आपको स्वयं पढ़ना होगा। इस गलतफहमी में नहीं रहे कि इतना लिमिटेड पढ़ाई कर लेंगे या फला टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेंगे तो इससे हम कंपटीशन में मेरा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपकी संभावना बनती जाएगी उस परीक्षा में कम्पीट करने की। और सेल्फ स्टडी इज द की, मैं यही संदेश देना चाहूँगा। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।